दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा YouTube चैनल दीपदृष्टि पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर का सेशन, जो आपके आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, करंट अफेयर 5 से 6 जनवरी 2025, इसमें हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम लोग एक सुविचार के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का सुविचार है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। इसीलिए कहा जाता है आपको कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जो है कभी भी अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास है ही नहीं कि हम पढ़कर नौकरी ले सकते हैं कभी, तो फिर जो है आपसे सफलता जो है वो कोसों दूर रह जाएंगी। इसीलिए 2 वर्ड जो है ना, ये बहुत मायने रखता है किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। और ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो वर्ड है, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आत्मविश्वास जो है सफलता की कुंजी है और आत्मविश्वास जो होता है वो आत्मसम्मान पर ही टिका हुआ होता है। इसलिए दोनों शब्द जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव उद्घाटन करना था मोदी जी को, इसके पीछे एक कारण है, एक उद्देश्य नज़र आता है। उद्देश्य ये है कि हाल में ही SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये देखा गया है कि 2012 में पूरे भारत के गांव में गरीबी की जो आंकड़ा थी वो 26% थी। लेकिन ये जो 26% आंकड़ा है, ये 2024 में जो है ये घट कर 5% हो गई। इसी उद्देश्य से ग्रामीण भारत महोत्सव को मोदी जी द्वारा लाया गया है। ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो दूसरा नाबार्ड, क्या है इसका नाम? नाबार्ड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, इसको आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो नाबार्ड है ना, इसका फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन है, किसके? नाबार्ड के चेयरपर्सन है जिनका नाम है साजी केवी। और ये जो है PM मोदी जी जब इस ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन कर रहे थे तो उनका क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक NTT डोकोमो, ये जो है ना, इसको याद रखिएगा, NTT डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई? दक्षिण कोरिया, जापान, ब्रिटेन, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका होगा जापान, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि जापान की कंपनी जो है ना, ये है NTT डोकोमो। किसकी कंपनी है? तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो NTT डोकोमो है ना, ये मोबाइल की कंपनी है, जापान की सबसे बड़ी मोबाइल की ये कंपनी है, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ? साइबर हमला हो गया जिसके कारण जो है सेवाएं यहाँ की बाधित हो गई, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ की कंपनी है? NTT डोकोमो, तो जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? 5%,
7.93%, 8.09%, 0.1% तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7.93% की गिरावट जो है भारत में क्या चीज़ का हुआ, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम लोग CO2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा मीथेन हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो ओजोन भी जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प आपका जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो CO2 होता है। ठीक है, अगर देखिए पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा यानी CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बर्फ़ जो है वो पिघलने लगेगा, और जब बर्फ़ पिघलेगा तो फिर क्या होगा कि पूरे भारत में जो है, खासकर उत्तरी भारत में जो है वो क्या होगा कि बाढ़ का ये भव्य जो कह सकते हैं आपातकाल स्थिति वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये सब का उत्सर्जन जो है उसमें गिरावट बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको शॉर्ट में DRDO कहते हैं ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां, 60वां, 67वां और या फिर 76? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 67 यानी 67वां जो है स्थापना दिवस 1 जनवरी 2025 को मनाया है DRDO। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे DRDO के बारे में तो DRDO जो है वो क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि DRDO जो है ये क्या है। ठीक है, तो DRDO की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो स्थापना जो DRDO का हुआ है वो कब हुआ है, तो 1958 में हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। इसका हेड क्वार्टर जो है ये आपका नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में राजाजी मार्ग पड़ता है। ठीक है, कौन सा मार्ग? राजाजी मार्ग पड़ता है, और इसी राजाजी मार्ग में DRDO भवन है। क्या है? DRDO भवन है, और इसी भवन में क्या है, इसका मुख्यालय है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो DRDO है ये किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में इनके अभी कौन अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष जो इसके हैं वो है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत हैं। तो ये सब फैक्ट जो है ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में डैश ने महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित किया गया है। क्या किया गया है? पवित्र पेड़ पौधा जो है उसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारत का देश है जो महाभारत का 18 खंड में वर्णित है पवित्र पेड़ पौधा। मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं जिसको संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित किया गया है योजना, उसमें जो महाभारत के 18 खंड है ना, इन सभी पेड़ पौधों का वहाँ पे वर्णन है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो अगर हम लोग बात करें महाभारत वाटिका की, तो क्वेश्चन में ही सारा आंसर छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे थोड़ा सा बता देते हैं कि महाभारत वाटिका जो है उत्तराखंड के वन विभाग की एक बहुत बड़ी पहल है, और ये जो पेड़ पौधों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है उनमें उन पेड़ पौधों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है जो महाभारत में
हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में जिन पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है उन सभी को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इस वाटिका यानी महाभारत वाटिका जो है इसमें भीष्म पितामह, ये याद रखिएगा अगर पूछ दे तो, भीष्म पितामह जो है ना उनकी एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, NPCU ने UPI ऐप्स पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? दिसंबर 2025, दिसंबर 2026, दिसंबर 2027, दिसंबर 2028। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 2026। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट, क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें UPI का, तो UPI का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो UPI ऐप पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की जो समय सीमा दी थी उसको कब तक बढ़ा दी गई है? ठीक है, तो 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा मार्केट शेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 30वां, 40वां, 50वां, 60वां? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 40वां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को संक्षिप्त रूप से हम लोग DSIR के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो विभाग है ना, ये विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विज्ञान एवं किसके अंतर्गत आता है? ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। यह विभाग जो है यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग जो है ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास जो है ना उसका उपयोग हस्तांतरण से जुड़े कार्य को करता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें कि ये जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसका स्थापना 1942 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? भुवनेश्वर में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पणजी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 18वां प्रवासी दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है, तो 18वां प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को हर एक साल जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत लौटे थे। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस का जो हुआ है ये 2003 से हर एक साल हो रहा है ना। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है वो इसकी थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी थीम जो है 18वां की वो थीम क्या है? तो थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये इसका थीम है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में ये थीम पूछा जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया जा रहा है? क्योंकि आयोजन किया जाएगा लिखा हुआ, अभी किया नहीं गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में ये आयोजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे किस दक्षिण अमेरिकी देश को मानवीय सहायता भेजी है? ब्राज़ील को, चिली को, बोल्विया को, इक्वाडोर को? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोल्विया को। बोल्विया जो है ना ये जंगल की आग से जूझ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ का देश है? तो दक्षिण अमेरिकी देश है। ये कहाँ का है? दक्षिण अमेरिकी देश, यानी अमेरिका का दक्षिणी देश है ये। ठीक है, और इसको जो है मानवीय सहायता भारत के द्वारा भेजा गया है। अब इसमें क्या भेजा गया है? तो अगर देखा जाए
तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि कुल जो है इस सहायता में कुल जो है ना 16 टन, ध्यान दीजिएगा 16 टन अग्निशमन सामग्री, क्या चीज़, अग्निशमन सामग्री और उससे संबंधित राहत सामग्री जो है ये भेजा गया है। कहाँ की तरफ से, तो भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया है? भारत को, सोमालिया को, पनामा को, पाकिस्तान को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा संयुक्त राष्ट्र, क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद। इसमें कुल मेंबर जो होते हैं ना, इसमें कल का वीडियो में बताया गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। कुल मेंबर जो है ये 15 होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं और 10 जो होता है वो अस्थाई मेंबर होता है, ठीक है। इसी अस्थाई मेंबर में हाल में ही जो है ये भारत को नहीं चुना गया है, अभी जो 2025 में चुना गया है वो पाकिस्तान को चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है कि हाल में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है ये तटीय इलाका है और यहाँ पे जो भी जल में पक्षी रह रहे हैं उनकी जनगणना की जा रही है। अब जनगणना करने का कारण क्या है बताइए? तो जनगणना करने का बस यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या हो गए हैं, विलुप्त के कगार पर हो गए हैं, ठीक है। उसी को संरक्षित करने के लिए जनगणना आयोजित किया गया है गुजरात राज्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 31वीं, ध्यान रखिएगा कितनावें नंबर है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, क्या चीज़ का, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? चेन्नई, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में। 31वां जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है। कौन इसको मतलब किया है, करवाया है? तो ये जो भी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? भारतीय राष्ट्रीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि हर घर लखपति जमा योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्री जो है। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो आपके हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और इनके द्वारा जो है 2 परियोजना को लाया गया है, उसमें से एक है सशक्त बेटी और दूसरा है ई दृष्टि परियोजना। इसके अंतर्गत जो भी मतलब अनाथ लड़कियां हैं, ठीक है, या तो फिर जो भी दृष्टि बाधित हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है, उन सभी बालिकाओं को क्या दिया गया है? तो लैपटॉप और टैबलेट जो है वो प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है? यहाँ से एक क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है आपसे, प्रोजेक्ट विस्तार जो परियोजना है या योजना है ये किससे संबंधित है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। और ये जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इसके साथ आईआईटी संस्थान कौन सा मिला है जो कि प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का संस्करण में आयोजित किया जाएगा 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18वां। ये हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जनवरी। कल के वीडियो में आपको बताया गया है 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी आंसर देंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 जनवरी। 5 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया गया 2025 में, इसकी थीम क्या है? थीम से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम है हमारे पंखों वाले, क्या है? हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। ठीक है, क्या है? दोस्तों की सुरक्षा। ये थीम है 2025 राष्ट्रीय पक्षी दिवस का। ठीक है, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है जो भी पक्षी है उनके सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यानी इकोसिस्टम जो है उसमें पक्षी की भूमिका को बरकरार बनाए रखना, लोगों में पक्षियों की घटती आबादी और उसके संरक्षण के ज़रूरत के बारे में जानकारी देना, जैव विविधता को बनाए रखना। ठीक है, इन सभी उद्देश्य के साथ जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस को मनाया जाता है 5 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित किया है 2011-12, 14-15, 22-23, 24-25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीडीपी का आधार वर्ष को संशोधित किया है, कितनेवें को? 2022-23 को संशोधित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन सेशन को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से है, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो मोटिवेट होकर हम आप सबों के लिए लाते रहें हमेशा। और हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।